नमस्कार साथियों, मैं योगेश पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है, हम भूगोल का एक ऐसा विषय, एक ऐसा टॉपिक पे बात करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। और उनके अलावा जो हमारे जो नागरिक हैं, जिन्हें हमारी पृथ्वी आवास जो है जहाँ पर हम लोग रहते हैं उसके बारे में हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पृथ्वी है उसको हमें जानना क्यों है, क्या इसको जानने की ज़रूरत है। देखिए, जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, विषय है। और ये टॉपिक जो आज हम बात करने वाले हैं वो भी काफ़ी रोचक है। क्योंकि आज आप जानेंगे कि जो पृथ्वी है वो क्या करती है, घूमती है, किसके चक्कर लगाती है, दिन और रात कैसे होते हैं, सर्दी गर्मी यानी मौसम में परिवर्तन कैसे आता है। ठीक है, तो वो आज हम पूरी जानकारी देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, पृथ्वी है और ये आपका नॉर्थ पोल है और ये क्या है, इसका साउथ पोल है। अभी हम बेसिक जानकारी हम जानेंगे बड़े ही आराम से। मान लीजिए ये क्या है, पृथ्वी है ना। और पृथ्वी कैसा दिख रहा है, पृथ्वी के आकार आपने सुना होगा कि जो पृथ्वी होती है वो गोल है। कैसी है, हमारा जो प्लेनेट अर्थ है वो कैसा है, गोल। लेकिन गोल है, लेकिन ये क्या है, जो ऊपर ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो पृथ्वी के बारे में कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो क्या है, ध्रुवों पर क्या है, चपटी है। ध्रुवों पर यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी चपटी है। ठीक है, पृथ्वी जो है ध्रुवों पर चपटी है और विषुवत रेखा पर उभरी है। विषुवत रेखा पर उभरी है। ठीक है, उभरी यानी कि आप कह सकते हैं इस सेंस में फूली सी है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी चपटी सी लग रही है और इधर थोड़ी सी क्या है, फैली है। मान लीजिए कोई एक गुब्बारा है, गोल है एकदम, और जैसे कोई बॉल है ना, जैसे वो प्लास्टिक की बॉल आती है हवा वाली। अगर आप उस पर ऐसे प्रेशर डालेंगे ऊपर से नीचे से तो थोड़ी सी नीचे से चपटी होगी और ऊपर से चपटी होगी। अब ये चपटी है तो ये अपना जो हवा है वो तो प्रेशर दबाव दे रहा है तो किस साइड जाएगी, यानी बीच साइड, क्योंकि आप ऊपर से और नीचे से प्रेशर दे रहे हैं तो फैलेगी कहाँ, इधर को। ऐसे ही पृथ्वी है। तो पृथ्वी जो है वो क्या है कि कहते हैं कि साइंटिस्ट ने बोलते हैं कि ध्रुवों पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी का वो ज़्यादा लगता है। इस वजह से ये क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी चपटी है ना। और एक मत ये भी है कि पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है ना। जैसे कि आपको पता है जो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूम रही है, घूर्णन कर रही है। और दूसरी दो तरह की गति है पृथ्वी की, एक है घूर्णन, दूसरी है परिक्रमण। घूर्णन में वो अपने अक्ष पर ही घूम रही है, कोई चीज़ है वो खुद ऐसे घूमे जा रही है, खुद ऐसे घूमे जा रही है, यानी घूर्णन हो गया, घूमना हो गया। परिक्रमण क्या होता है, परि मतलब चारों ओर, किसी के चारों ओर घूमना। तो दूसरा जो गति है जिसे हम कहते हैं परिक्रमण, वो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। क्योंकि पृथ्वी जो है सौरमंडल का एक भाग है, एक हिस्सा है, ठीक है, एक ग्रह है। तो सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो इसकी दो गति हैं, एक है घूर्णन और दूसरी है परिक्रमण। ठीक है, तो देखिए घूर्णन तो आप समझ गए हैं कि कोई जो व्यक्ति है वो अपना ही खुद का एक राउंड लगा रहा है। तो इस घूर्णन की वजह से क्या होता है, दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं, घूर्णन की वजह से दिन और रात होते हैं। और परिक्रमण की वजह से क्या होता है, मौसम में परिवर्तन, मौसम या आप कह दें ऋतु परिवर्तन होता है। किसकी वजह से, परिक्रमण की वजह से। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और ये आपका क्या है, सूर्य है। ठीक है,
तो मान लीजिए अभी ये वाला जो हिस्सा है जिस पे सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो यहाँ पर जो है होगा वो क्या होगा, दिन होगा। और ये जो पीछे वाला भाग है यहाँ पर क्या होगी, रात होगी। ठीक है, क्योंकि जिस तरफ उजाला होगा वो दिन होगा और जिस तरफ उजाला नहीं होगा वो वहाँ क्या होगी, रात होगी। ठीक है, तो अब पृथ्वी क्या हो रही है, घूम रही है। आपको पता है पृथ्वी अपना एक पूरा चक्कर लगाती है, पूरा एक राउंड लगाती है, यानी 360 डिग्री घूमती है पृथ्वी। कितने टाइम में, 24 घंटे में। 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक पूरा एक चक्कर लगा लेती है खुद का, ऐसे करके ऐसे ये 360 डिग्री घूमती है पृथ्वी। कितने टाइम में, 24 घंटे में। तो इसी तरह हिसाब से 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूम जाएगी, 15 डिग्री। ठीक है, और 1 डिग्री इस हिसाब से कितने टाइम में घूमेगी, 4 मिनट में। तो ये पृथ्वी की गति है, स्पीड है जो खुद घूम रही है ना, खुद अपना चक्कर लगाने की गति है। यानी 360 डिग्री आप जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आप तो जानते हैं ये 90 डिग्री है ना, और ये पूरी सीधा ये क्या हो गया 180 डिग्री, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ ये हो गया 180, और यहाँ से ये ऐसे मिल गया पूरा 180 180 360। तो पृथ्वी जो है पूरा अपना एक चक्कर लगाती है गोल गोल, उसको हम बोलते हैं 360 डिग्री। और हमने देखा कि पृथ्वी जो है 360 डिग्री घूमने में, अपना एक पूरा घूर्णन करने में 24 घंटे का समय लेती है। तो 1 घंटे में यानी कि आप 24 से इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो यानी 15 डिग्री पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा, और 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, 4 मिनट। ठीक है, तो ये हमने थोड़ी सी एक बेसिक जानकारी आपको बताई। तो क्या है कि पृथ्वी के घूमने से क्या होता है, दिन और रात होते हैं, और परिक्रमण से क्या होता है, मौसम में या ऋतु में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा हम जो पृथ्वी के बारे में जानेंगे, कैसे कैसे जान सकते हैं हम, इतनी बड़ी पृथ्वी है उसको तो हम ऐसे घुमा के नहीं देख सकते। तो इसके लिए सीखने के लिए या देखने के लिए ग्लोब आता है ना, जो छोटा सा होता है जिसको आप ऐसे करके घुमाते। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो मैंने ये तिरछा सा डंडा खींच दिया है, ये क्यों खींच दिया है। इसका कारण ये है कि ये तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैंने लिख दिया, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, लेकिन ये तिरछी ही लाइन क्यों है, सीधी क्यों नहीं है। ठीक है, क्यों, इसका कारण ये है कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने, 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर। 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर क्या है, झुकी है। इस वजह से ये जो है ये थोड़ा सा टेढ़ा सा इसको डंडा सा ये बनाया है। ये अक्ष को सिंबल कर रहा है, ऐसे कोई डंडा नहीं है वास्तविक में, ये इमेजिनरी है, हमने ऐसा मान लिया है। ठीक है, तो ये है। अब क्या चीज़ें हैं, अब देखिए कुछ रेखाएं होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो हम देखते हैं। चलिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक लाइन ऐसे ये ड्रा की, एक ये की, दूसरी ये की, और तीसरी ये। तो ये जो रेखाएं हैं इनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं, ये जो रेखा है इसको अक्षांश रेखा, रेखा कहने से अच्छा है इसको कहा जाए व्रत। व्रत क्यों, व्रत आप जानते हैं सर्कल गोल होता है, और ये जो अक्षांश रेखा है ये कैसी है, गोल है। ठीक है, ये, और इनको समानांतर रेखा भी कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, समानांतर रेखा। आप जानते हैं समानांतर का मतलब क्या है, कि ऐसी रेखा जो दूसरी रेखा से एक समान अंतर पर हो, डिस्टेंस सेम हो उसका, कहीं भी जाए और कहीं भी वो एक दूसरे को ना काटे, क्रॉस ना करे। ठीक है, तो अक्षांश रेखा को समानांतर रेखा भी कहा जाता है, व्रत। ठीक है, और ये जो है, ये जो मेन एक रेखा जो है जो 0 डिग्री है, 0 अंश जैसे कहते हैं हिंदी में, इसे बोला जाता है विषुवत रेखा। क्या कहते हैं इसको, विषुवत रेखा या विषुवत व्रत कहना ठीक है। तो विषुवत व्रत इंग्लिश में इसको बोला जाता है इक्वेटर या भूमध्य रेखा भी कहते हैं,
ये एकमात्र ऐसी अक्षांश रेखा है जो क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, 2 बराबर भागों में। इसका ऊपरी भाग यानी ये जो लाइन है विषुवत रेखा 0 डिग्री है, इसका ऊपरी भाग क्या कहलाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या कहलाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, उत्तर में है। और इसका नीचे वाला जो भाग है 0 डिग्री से ये वाला पूरा, इसको कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिण में है इसलिए दक्षिणी गोलार्ध, और ये 0 डिग्री ऊपर है इसलिए उत्तरी गोलार्ध, यानी नॉर्दर्न, या इंग्लिश में कहें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो आपने अभी क्या समझा कि ये जो मैंने कुछ लाइनें खींच दी हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब ये खींचने का क्या मेरा पर्पज है, एक ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, एन लिखना है। एन का मतलब नॉर्थ है, या उत्तर आप हिंदी में लिखें, और ये 23.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिण। ठीक है, तो ये जो है 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम क्या कहते हैं, एक मिनट, तो ये जो रेखा है इसको एक नाम दिया गया है, वो मैं आपको बताता हूं। इसको कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा, इंग्लिश में कहें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो 23.5 डिग्री साउथ है इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली रेखा को कहते हैं, अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ वाली कहते हैं मकर रेखा। अब आपको एक फैक्ट और बता दूं, क्या, जैसे कि मान लीजिए ये दोनों रेखाओं को खींचने का मतलब क्या रहा, क्यों मैंने आपको बताया। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, पृथ्वी है, और ये क्या है, सूर्य है। ठीक है, ये सन है और ये आपकी अर्थ है। ठीक है, और ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, और ये जो है 0 डिग्री और ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो कहाँ तक, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ तक की क्या होती हैं, लंबवत पड़ती हैं। लंबवत यानी कि क्या होता है, कोई भी एक टॉर्च है उसको आप सीधा करेंगे तो एकदम क्या होगी, उस पर लाइट भी तेज होगी और गर्मी भी होगी, हीट भी होगी। और अगर मान लो कोई भी टॉर्च है उसको ऐसे तिरछा कर दिया जाए तो उसकी क्या होगी, परछाई भी होगी, वो क्या होगी, लंबी होगी, मतलब ज़्यादा दूर फैलेगी, लेकिन उसकी गर्मी हीट उतनी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो ये कहने का मेरा मतलब ये है यहाँ पर कि ये जो रेखा है यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ यानी कर्क रेखा और मकर रेखा तक ही सूर्य की किरणें क्या होती हैं, लंबवत पड़ती हैं। यानी कि वर्ष में जितनी भी अक्षांश रेखा इनके बीच में पड़ेंगी, उन वर्ष में एक बार उनके ऊपर सूर्य की किरणें लंबवत होंगी, 90 डिग्री होंगी। ठीक है, और इसके ऊपर जाएंगे और इधर नीचे जाएंगे तो सूर्य की किरणें फिर क्या होने लगेंगी, तिरछी होने लगेंगी। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो क्षेत्र है इसको क्या बोल दिया जाता है, उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध, यानी उष्ण यानी गर्मी। ये वाला जो जोन है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। कहाँ की तुलना में, ये जो नीचे इधर वाला इसकी तुलना में। ठीक है, और इसी के साथ साथ थोड़ा सा ऊपर और देख लेते हैं। ये 66.5 डिग्री नॉर्थ और ये 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो ये 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री का जो क्षेत्र होगा ये कैसा होगा, ये होगा शीतोष्ण, क्योंकि इधर जो सूर्य की किरणें हैं वो कैसी पड़ रही हैं, तिरछी पड़ रही हैं। और अगर सीधी लंबवत पड़ती तो वहाँ गर्मी होती, और चूंकि लंबवत किरणें सिर्फ 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ यानी कर्क रेखा और मकर रेखा तक ही सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, डायरेक्ट पड़ती हैं।
और उसके ऊपर यानी कि इधर से इधर या इसके नीचे इधर तिरछी होने लगती हैं। जब तिरछी होंगी तो उसकी गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं लगेगी, है ना। तो इस वजह से ये वाला क्षेत्र है 66.5 डिग्री से 33.5 डिग्री, ये शीतोष्ण कहलाता है। शीतोष्ण यानी सर्दी और गर्मी, न ज़्यादा सर्दी होती है न ज़्यादा ही गर्मी होती है ना। ये दोनों ही क्षेत्रों में ये क्या कहलाएंगे, शीतोष्ण, ठीक है। और 66.5 डिग्री से ये ये पॉइंट है यहाँ तक, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, शीत कटिबंध। क्या कहलाएगा, शीत कटिबंध। क्यों, क्योंकि यहाँ तक सूर्य की किरणें प्रॉपर नहीं पहुँच पाती हैं और इस वजह से यहाँ पर जो है टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्दी पाई जाती है 66.5 डिग्री से ध्रुवों तक, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, शीत कटिबंध, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने अभी आपको क्या बताने की कोशिश की कि जो पृथ्वी है वो कैसी है, वो ध्रुवों पर चपटी है और विषुवत रेखा पर यानी कि बीच में इधर उभरी है, फूली है। तो इसके जो आकार को क्या बोला जाता है, भू आब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, भू आब, इंग्लिश में बोला जाता है जियोड, जियोड इसके आकार को, ठीक है, पृथ्वी के आकार को। और हमने क्या देखा कि जो पृथ्वी है वो हमारी जो पृथ्वी है जो सौर मंडल का तीसरा ग्रह है। कौन सा है, तीसरा ग्रह है। और कहाँ से, सूर्य से दूरी के क्रम में पहला बुध मिलता है, फिर शुक्र है, फिर आपका पृथ्वी है, फिर मंगल है, ठीक है। तो तीसरा है सूर्य से दूरी के अनुसार। और अगर साइज के आकार में देखा जाए तो पृथ्वी जो है वो कैसा है, पांचवा बड़ा ग्रह है, ठीक है, साइज के आधार पर। और इसको नीला ग्रह भी कहते हैं पृथ्वी को। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो पृथ्वी जो है, आप जानते हैं कि 70% जो है इस पर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, और 30% जो है इस पर क्या पाया जाता है, भूभाग यानी धरती का भाग, स्थल, ठीक है। तो आप जानते हैं जो पानी है वो कैसा, नीला दिखता है, ठीक है। इसलिए वजह से दूर से देखने पर ये नीला ग्रह दिखाई देता है, इस वजह से इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, कि इसको पृथ्वी को, अर्थ को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसकी गति को देखा, पृथ्वी की गति को। जो पृथ्वी है अपना 360 डिग्री यानी कि अपना खुद का एक पूरा चक्कर लगाने में, ऐसे ऐसे घूमने में इसको लगते हैं 24 घंटे। तो इस हिसाब से 15 डिग्री घूमने में इसको लगेगा कितना, 1 घंटा, और 1 डिग्री घूमने में इसको लगेगा 4 मिनट, है ना। ये हमने देखा। और हमने देखा क्या कि दिन रात किसकी वजह से होते हैं, इसकी घूर्णन की गति, इसी वजह से कि जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाएगी, घूमेगी, जो भाग सामने होगा सूर्य के वो होगा दिन, और पीछे वाला जो भाग होगा वो होगा रात। वो क्या होगा, रात। अगर मान लीजिए पृथ्वी घूर्णन ना करती, घूमती ना, तो क्या होता, ये जो सामने वाला जो भाग है वो हमेशा क्या होता है, दिन होता है, और बहुत ज़्यादा हीट होती, बहुत ज़्यादा गर्मी होती, रहने नहीं लायक स्थिति ना होती। और ये पीछे वाला जो भाग है वो हमेशा अंधेरा होता है, और वहाँ पर हमेशा बहुत ज़्यादा ठंडी होती, यानी कि दोनों ही जो क्षेत्र होते वो तो एक्सट्रीम हो जाते और रहने की स्थिति वहाँ पर सुलभ नहीं होती, ठीक है। तो ये घूम रही है जिस वजह से दिन रात हो रही है और जीवन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये देखा। दूसरा हमने ये देखा क्या यहाँ पर कि जो पृथ्वी है, और पृथ्वी की हमने 3 रेखाओं के बारे में बात की। एक तो है जो आपका 0 डिग्री, जिसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत व्रत, या इसको समानांतर भी बोला जाता है, ठीक है। और समानांतर क्यों, क्योंकि ये जो रेखाएं हैं, ये जो अक्षांश रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। हालांकि ये काल्पनिक रेखाएं क्यों काटेंगी, ठीक है। मान लिया है हमने, इमेजिनरी लाइन है, और ठीक है। और ये वाली जो ऊपर रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली, इसको कर्क रेखा कहते हैं, और ये 23.5 डिग्री साउथ वाली है, इसको कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। इनके बारे में क्यों बात की, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जैसे मान लीजिए सन है, ये पृथ्वी है, तो जो सूर्य की जो लंबवत किरणें जो पड़ती हैं वो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ तक ही पड़ती हैं, जिस वजह से ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक का, ये कैसा कहलाता है, उष्ण कटिबंध, यानी कि गर्मी वाला, हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पर, है ना। और इससे ऊपर का 23.5 डिग्री से 66 डिग्री, 66.5, वो कैसा कहलाता है, शीतोष्ण, यानी शीत और उष्ण, यानी सर्दी और गर्मी, या ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है ना। सेम ऊपर सेम नीचे, है ना। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री, ये क्या है, शीतोष्ण यानी सर्दी और गर्मी।
और फिर यहाँ पे 66.5 डिग्री से ये पोल है, ध्रुव है, यानी कि ये 90 डिग्री, क्या है ये 90 डिग्री ये पॉइंट है ना। तो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक ये क्या है, शीत कटिबंध कहलाता है, यानी कि यहाँ पे किरणें नहीं पहुँच पाती हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर लो रहता है, जिस वजह से ये शीत कटिबंध है। यहाँ पर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है, क्योंकि वनस्पति के लिए क्या चाहिए, सूर्य की किरणें चाहिए, है ना। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए वो अपना भोजन बनाते हैं, तो यहाँ पर सूर्य सनलाइट प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुँचती है, जिस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही लो रहता है और वनस्पति भी नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया है। ठीक है, और हम आगे हम क्या देखते हैं, और अब हमने देख लिया यहाँ पर अक्षांश रेखा की बात कर ली। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट रेखा है जिसका नाम है देशांतर रेखा। क्या है, देशांतर रेखा। तो उसके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है, क्या है, तो वो भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है आपका, ये अर्थ है, ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ पोल है आपका, और ये है साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो अक्षांश रेखा है, तो हमने ये आपको बता दी कि ये 0 डिग्री है। ये एक ऐसी रेखा है, एकमात्र अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए ऊपर वाले भाग को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कह रहे हैं, नीचे वाले भाग को कह रहे हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं ये जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में आकर मिलती हैं, इन्हें हम बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं इनको, देशांतर रेखा। इंग्लिश में कहा जाता है इनको लॉन्गिट्यूड, और अक्षांश रेखा को कहा जाता है लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये सारी क्या है, लॉन्गिट्यूड है। इनके बारे में आपको बता दूं कि ध्रुवों पर इनके बीच में एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच में इनमें क्या होती है, काफ़ी दूरी होती है, और जैसे ही विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इनके बीच की दूरी में क्या होने लगती है, कमी आने लगती है, और ध्रुवों पर ये एक ही पॉइंट पे आके मिल जाती हैं। ये सारी देशांतर रेखाएं नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं और साउथ पोल में आकर एक ही पॉइंट बिंदु पर आकर मिलती हैं। ठीक है, और ध्रुवों पर इनके बीच में क्या होती है, अधिकतम दूरी होती है, और यहाँ पर कोई दूरी नहीं होती है, एक ही पॉइंट में आके ये मिल जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक फैक्ट आपको बता दूं कि जो अक्षांश रेखा है, विषुवत वाली विषुवत रेखा, ये यहाँ पर इसकी भी क्या, ठीक है, किसके, अक्षांश रेखा। क्यों, क्योंकि ये ध्रुवों पर ये क्या है, एक बिंदु है, कोई क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो विषुवत रेखा पर ये जो अक्षांश रेखा है, इसकी जो दूरी होती है वो होती है 12,756 किलोमीटर विषुवत रेखा पर व्यास। ठीक है, व्यास आप जानते हैं क्या, जैसे मान लीजिए सर्कल है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, व्यास, और इसकी आधी को बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, तो ये तो अधिकतम दूरी होगी जो ध्रुवों पर होती है, और जो ध्रुवों के पास जब पहुंचती है तो इसकी न्यूनतम दूरी होती है, वो होती है 12,714 किलोमीटर। ठीक है, ध्रुवों के पास, किसकी, अक्षांश रेखा की हम बात कर रहे हैं, है ना। उसके व्यास में, इसके व्यास में ये इतनी कमी आ जाती है जैसे ही हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, चाहे आप नॉर्थ में जाएं चाहे साउथ में जाएं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। ठीक है, अब आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि जो देशांतर रेखा है, और इनका एक यूज और है, क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आप जानते हैं हमारा जो भारत है, इंडिया है, वो कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पर कहीं है। हमारा जो भारत है वो कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो उत्तरी गोलार्ध में, जैसे कि किसी ने पूछा कि जो भोपाल है या दिल्ली है या कोई सिटी है वो कहाँ पर है,
तो आप कैसे बताएंगे? ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या, ये अक्षांश रेखाएं और जो देशांतर रेखाएं, इनकी ये कल्पना की है, काल्पनिक की है, इमेजिनरी लाइन है ये। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक सिटी है ये यहाँ पर, और तो ये जो 33.5 डिग्री जो रेखा है ये इसके ऊपर से निकल रही है। जैसे कि मान लीजिए ये जो कर्क रेखा है ये आपके भोपाल के ऊपर से निकल रही है। ठीक है, तो कोई पूछे आपसे कि भोपाल कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर है। तो कर्क रेखा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और जबकि इंडिया तो यहीं है। ठीक है, इंडिया तो यहीं पर है और जो कर्क रेखा है वो यहाँ से यहाँ तक। तो फिर वो कहाँ समझेगा? वो तो यहाँ भी समझ सकता है, यहाँ भी समझ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, एक एक्चुअल और जो परफेक्ट जो एड्रेस या पता बताने के लिए क्या किया गया है, आप ये जो वहाँ से जो क्या कहते हैं भोपाल के ऊपर से जो देशांतर रेखा निकलेगी उसको भी आपको बताना पड़ेगा। अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, और जो देशांतर रेखा जो है यहाँ से जो निकली होगी वो आपको पूर्व साइड है ना। अब देखिए, आप जानते हैं अक्षांश रेखा को तो हम नॉर्थ साउथ लिखते हैं, लेकिन देशांतर रेखा को हम क्या लिखते हैं? पूरब और पश्चिम। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो रेखा है ये क्या है? 0 डिग्री है, यानी कि प्रमुख मानक यामयोत्तर रेखा जो कि ग्रीनिच से निकली है। ग्रीनिच क्या है? ग्रीनिच एक राजकीय वेधशाला है। ग्रीनिच क्या है? एक राजकीय वेधशाला है। किसकी? इंग्लैंड की राजकीय वेधशाला। आप जानते हैं कि उसी के ऊपर से गुजरने वाली देशांतर रेखा को ही क्यों प्रमुख माना? क्योंकि आप जानते हैं कि पहले जो था ब्रिटिश के जो लोग थे, इंग्लैंड के जो लोग थे, उन्होंने पूरे भारत और अन्य देशों पर जो जितने भी अफ्रीका है, आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर उन्होंने अपने क्या बनाए, कब्जे कर लिए थे, है ना, राज कर रहे थे वहाँ पर। तो सर्वे सर्वा कौन था? वही थे। तो सब प्रमुख किसे मानेंगे? खुद को मानेंगे। तो इंग्लैंड की जो राजकीय वेधशाला थी ग्रीनिच, उसके ऊपर से जो देशांतर रेखा निकली थी उसी को उन्होंने क्या माना था? प्रमुख यामयोत्तर रेखा, यानी कि मानक समय रेखा इन्होंने मान लिया था प्रमुख यामोत्तर रेखा। ठीक है, तो 0 डिग्री। तो इसके वेस्ट साइड की देशांतर रेखा को बताने के लिए क्या लिखते हैं? पश्चिम, इंग्लिश में लिखते हैं वेस्ट, और इसके पूरब के देशांतर रेखा को बताने के लिए क्या लिखते हैं? पूरब या ईस्ट। ठीक है, अब चूंकि भारत तो ये 0 डिग्री के इस साइड है, तो यानी कि जो भी देशांतर रेखा होगी उसको क्या लिखना पड़ेगा? ईस्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वेस्ट में तो आपके ये यूरोपियन कंट्री हैं, और आपके क्या है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, और ये ईस्टर्न कंट्री में हमारे इंडिया, ये उधर चाइना है ना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि जो क्या कहते हैं अक्षांश रेखा और जो देशांतर रेखा है, इनका यूज क्या है। किसी भी पर्टिकुलर स्थान, कोई भी सिटी है और कोई भी एक क्षेत्र है, उसका पर्टिकुलर एड्रेस बताना हो, आपको ढूंढना हो मैप में, तो आप क्या करिए, सीधी आप अक्षांश रेखा जो लैटिट्यूड्स हैं और जो देशांतर रेखा है वहाँ से निकली हुई लॉन्गिट्यूड वो डालेंगे। ईस्ट में है तो ईस्ट डालेंगे, और साउथ में है ये अक्षांश रेखा तो वो डालेंगे, जो भी है, और आप परफेक्ट उस लोकेशन पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इसका एक कारण ये था। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। हमने क्या देख लिया है कि जो पृथ्वी है वो ध्रुवों पर चपटी है, विषुवत रेखा पर ओवरी है, इसको कहते हैं भूआ, पृथ्वी का आकार जियोड। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो पृथ्वी है, जैसे कि मान लीजिए ये सन है, ठीक है, और ये पृथ्वी है, ये चक्कर लगा रही है, इसका एक निश्चित पथ होता है पृथ्वी का, जिस पथ पर वो चक्कर लगाती है सूर्य के। और जो पृथ्वी है वो कैसे पश्चिम से पूरब की ओर जाती है। कैसे जाती है? पश्चिम से पूरब। ठीक है, तो ये जो पथ है इसका दीर्घ वृत्ताकार पथ कहलाता है, जहाँ से जो सन है, सन का जो पृथ्वी क्या करती है, परिक्रमा करती है, चक्कर लगाती है, कितने दिन में? 365 दिन में। ठीक है, वैसे तो 365 दिन 6 घंटे इसका कहा जाता है, लेकिन 6 घंटे को हम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं?
क्योंकि ये 6 जो घंटे मिलकर यानी 4 साल में 6 चौको 24, 24 घंटे एक दिन होता है। तो चौथे साल में क्या होता है, हर चौथे साल में क्या आता है, लीप वर्ष आता है, लीप ईयर आता है। यानी कि लीप ईयर किसे कहेंगे, जिसमें 366 दिन हो। कितने हो, 366 दिन होंगे, उसको क्या कहते हैं, लीप वर्ष। ठीक है, तो लीप वर्ष पता करने का तरीका क्या है कि जो साल है उसमें आपका अभी देखिए क्या चल रहा है 2022, अगर इसमें 4 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, लीप ईयर। आप देख लें, 4 से 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और ये 2 है यानी 0 लगाओ, तो ये कितना हो जाएगा 22, 4 पंजे 20, बच रहा है 2, यानी कि ये नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 2022 है वो क्या है, लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो हम 2024 में भाग देकर देख लेते हैं, 4 पंजे 20, 0, 4 6 24, यानी कि 2024 होगा वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। ठीक है, और अभी जो 2022 चल रहा है वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज हमने देखा पृथ्वी के बारे में कई सारी इंपॉर्टेंट जानकारी, फैक्ट के बारे में आपको बताया कि जो दिन और रात होते हैं वो क्यों होते हैं। ठीक है, और अक्षांश रेखा है ये, इनका क्या महत्वपूर्ण है, देशांतर रेखा इनका क्या यूज है। आगे हम और भी इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा पूरा वीडियो देखा। ऐसे ही हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और हमें प्यार से देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।